नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, विधानसभा चुनाव में होगी धांधली, सरकार के कब्जे में ईसीआई। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव 2022, योगी सरकार के 4.5 साल पर अखिलेश बोले दम्भी सरकार के सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022, पश्चिम से चुनावी सभाओं का आगाज करेंगी प्रियंका गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, विधानसभा चुनाव में होगी धांधली, सरकार के कब्जे में ईसीआई। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की धुरी बने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए बना चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कब्जे में है। दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में भी सरकार की दखलंदाजी है। कोई संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए विधानसभा चुनाव में उसी तरह से धांधली होगी जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में धांधली सामने आई थी। उन्होंने खुद को आंदोलनकारी बताया है, साथ ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, योगी सरकार के 4.5 साल पर अखिलेश बोले दम्भी सरकार के सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी में भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिया और दावा किया कि भाजपा सरकार में प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ा है। अब सुशासन प्रदेश की पहचान है, प्रदेश में निवेश आ रहा है और यहाँ कानून का राज है। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा की इस दम्भी सरकार में नौजवान, किसान और महिलाएं सभी परेशान हैं। अब यह सरकार सिर्फ 6 महीने की ही मेहमान है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 54 गुजरे, 6 महीने बचे इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबार के बहकावे, फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के। उन्होंने आगे लिखा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठक्का साथ, ठक्का विकास, ठक्का विश्वास, ठक्का प्रयास। बता दें कि 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश के हर जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, पश्चिम से चुनावी सभाओं का आगाज करेंगी प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सियासी नजरिए से उर्वर माना जाता है, लिहाजा कांग्रेस अपनी पहली जनसभा यहीं से कर माहौल को गरमाएगी। प्रतिज्ञा यात्रा से पहले 3 जनसभाएं कर जनता में माहौल बनाया जाएगा। वहीं पहली यात्रा अयोध्या से 7 अक्टूबर को निकलने पर सहमति बनी है। इन सभी जनसभाओं में कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को बनारस, 7 को आगरा और 12 अक्टूबर को गोरखपुर में जनसभाएं की जाएंगी। अभी तक यह यात्रा 20 सितंबर को निकाली जानी थी, लेकिन बैठकों में तय किया गया कि इससे पहले कुछ जनसभाएं कर माहौल को गरमाया जाएगा और यात्रा की शुरुआत नवरात्रि से की जाएगी। जनसभाओं की शुरुआत मेरठ से होगी। 4 जनसभाएं तय हो चुकी हैं, इनमें 2 पश्चिमी तो 2 पूरब में की जाएंगी। वहीं चित्रकूट में भी जनसभा होनी है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। इन जनसभाओं का खाका तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर और सचिव नाइक जिलों के नेताओं के साथ बैठक कर तैयारी कर रहे हैं। पहली प्रतिज्ञा यात्रा नवरात्र के पहले दिन यानी 7 अक्टूबर को अयोध्या से निकालने पर सहमति बन रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक अयोध्या और नवरात्रि का गठजोड़ अनायास ही नहीं है, इसके अपने मायने हैं। ये यात्रा 12 अक्टूबर को गोरखपुर पहुंचेगी, जहां जनसभा की जाएगी। वहीं 17 अक्टूबर को दूसरी यात्रा यहीं से शुरू होकर देवरिया, आजमगढ़ जाएगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे की टैगलाइन से साथ 12,000 किमी की यात्रा निकालने की घोषणा कर चुकी है। लगभग 45 जिलों से यह यात्रा निकाली जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी के लिए महंगाई पहले डायन थी अब महबूब है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन रविवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। भोक्ता आरजेडी कोटे से हेमंत सरकार में मंत्री हैं। सीएम से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव रांची में कार्निवाल हॉल में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम राज्य भर से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तेजस्वी के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सुभाष यादव, संजय सिंह यादव, राधाकृष्ण किशोर मंच पर नजर आए। इन मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वाले पहले गाते थे महंगाई डायन है, अब उनके लिए महंगाई भौजाई और महबूब हो गई। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य में पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने की जरूरत है। राजद के पुराने गढ़ों में पार्टी को मजबूत किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि वे अब हर महीने 2 दिन झारखंड में बिताएंगे।
पार्टी में अब गणेश परिक्रमा करने वालों को नहीं बल्कि जनता की परिक्रमा करने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में पार्टी किंगमेकर का रुतबा खोया है, लेकिन हमें उदास होने की जरूरत नहीं है बल्कि काम करने की जरूरत है। देश को झारखंड सींचने का काम करता है, लेकिन केंद्र राज्य से सौतेला व्यवहार कर रहा है। झारखंड को उसका सम्मान नहीं मिल रहा है। देश में सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के मुद्दों की बजाय बीजेपी भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है। राजद खास लोगों की पार्टी नहीं बल्कि ए टू जेड लोगों की पार्टी है। झारखंड की संस्कृति हमारी भी संस्कृति है, इसे बचाने की जिम्मेवारी हमारी है। राजद मजबूत होगा तो महागठबंधन मजबूत होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्पाद विभाग ने जब्त की 50 लाख की शराब, पंचायत चुनाव में परोसने की थी तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर शराब की तस्करी जोरों पर है। औरंगाबाद जिले में अलर्ट पर चल रहे मद्य निषेध विभाग को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब विभाग की टीम ने शराब लदे एक ट्रक तथा एक लग्जरी कार को न सिर्फ जब्त कर लिया बल्कि 4 तस्करों को भी धर दबोचा। चुनावी मौसम में शराब बेचकर अच्छी कमाई की तस्करों की मंशा धरी की धरी रह गई। उत्पाद निरीक्षक कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से शराब की एक बड़ी खेप औरंगाबाद के रास्ते से गुजरनी है। इसी सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और फिर NH 139 पर अंबा थाना क्षेत्र के एरका के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जाने लगी। जांच के दौरान एक ट्रक तथा उसके ठीक पीछे आ रही एक कार को रुकवाकर जब जांच की गई तब उन वाहनों पर भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब लदा पाया गया। तुरंत ही वाहनों पर सवार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन वाहनों को जब्त कर औरंगाबाद लाया गया। बाद में वाहनों पर लदे शराब की जब गिनती की गई तो ट्रक पर महंगे ब्रांड के कुल 4000 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई। वहीं कार पर कुल 222 लीटर देसी शराब पाई गई। जब्त शराब की कीमत लगभग 50 लाख होने की बात भी उन्होंने कही। पकड़े गए धंधेबाजों ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान परोसे जाने की नीयत से शराब की यह खेप ले जाई जा रही थी, लेकिन इसकी भनक उत्पाद विभाग को लग गई और सभी पकड़े गए। जब्त की गई शराब की इस खेप से करोड़ों कमा लेने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पकड़े गए तस्करों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव, केजरीवाल ने किए 6 वादे, कहा सत्ता में आते ही हर महीने 5000, हर घर रोजगार। जी हां दोस्तों, आम आदमी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हल्द्वानी में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर आपकी सरकार उत्तराखंड में बनती है तो उत्तराखंड वासियों को मेरी दी ये 6 गारंटी मिलेगी। ये 6 गारंटी है, हर घर रोजगार, तब तक हर महीने 5000, नौकरियों में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण, 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए जॉब पोर्टल और पलायन रोकने के लिए रोजगार एवं पलायन मंत्रालय का गठन किया जाएगा। रोजगार के मामले पर बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद हम हर युवा को नौकरी देने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उन्हें 5000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। उत्तराखंड के युवाओं को राज्य में सरकारी और निजी नौकरियों में 80% आरक्षण दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का यह तीसरा दौरा है। केजरीवाल ने शनिवार को अपनी यात्रा से पहले ट्वीट करके कहा था, उत्तराखंड के युवा रोजगार की कमी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में ही रोजगार मिलना चाहिए। यह हो सकता है, यह संभव है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोई अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन पिछले 21 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तराखंड को पलायन प्रदेश बना दिया है। युवाओं को रोजगार मिल सकता है, बस अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी उनके साथ थे। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा, वहां की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 के चुनाव में भाजपा को फिर से सेवा करने का अवसर भारी बहुमत से देंगे। जहां तक मुफ्त सेवाओं की बात है तो वहां की जनता इन वादों में आने वाली नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ साझा कर मोदी सरकार पर किया हमला, लिखा इवेंट खत्म। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन संख्या में गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इवेंट खत्म। उनके कहने का मतलब था कि पीएम मोदी के जन्मदिन के आसपास होने वाले कार्यक्रम के बाद टीकाकरण की संख्या में कमी आई है। दरअसल राहुल गांधी का यह तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हुए 2.5 करोड़ टीकाकरण पर था। आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर टीकाकरण अभियान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए कोविड-19 टीके की 2.50 करोड़ से अधिक खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे विश्व इतिहास का सुनहरा अध्याय बताया है। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक दी गई कुल खुराक मध्यरात्रि 12 बजे 79.33 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। विभिन्न खबरों के अनुसार इससे पहले दैनिक खुराक का रिकॉर्ड चीन ने बनाया था, जहां जून में 2.47 करोड़ टीके लगाए गए थे। मांडविया ने ट्वीट किया, भारत को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारत ने आज इतिहास रच दिया है। 2.50 करोड़ से अधिक टीके लगाकर देश और विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 27 सितंबर को किसान लॉकडाउन, राकेश टिकैत बोले कोई सड़क पर न चले, फंसा रहेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि 27 सितंबर को किसान लॉकडाउन है। जो लोग भी अन्न खाते हैं वो एक दिन किसानों के नाम कर दें। उस दिन कोई भी सड़क पर न उतरे, जो भी निकलेगा वो फंसा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को पीछे हटाकर सरकार जीतना चाहती है क्या? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन फसलों और नस्लों को बचाने का आंदोलन है तथा किसानों पर थोपे गए काले कृषि कानूनों को केंद्र सरकार जब तक वापस नहीं ले लेती है, वो किसानों के सहयोग से दिल्ली की सीमा पर डटे रहेंगे। उन्होंने शाहजहांपुर में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलनों में धर्म स्थानों का विशेष योगदान है और गुरु गोविंद सिंह ने भ्रमण के दौरान खाप पंचायतों से संपर्क किया था तथा इसके बाद पीड़ित लोगों से धैर्य रखने को कहा था। उन्होंने बताया कि इसके बाद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को सरनारी गाँव भेजा, जहाँ के लोगों ने फौज बनाकर सरहद का किला फतह किया था। उन्होंने कहा, आज भी कॉर्पोरेट घरानों और केंद्र सरकार की सांठगांठ से किसानों व मजदूरों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। ऐसे में फिर से समय आ गया है कि साधु संतों के सानिध्य में खाप पंचायतों से निकले किसान योद्धा सरकार की जड़ें हिलाकर रख दें। वहीं जब तक काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता है, किसान दिल्ली की सीमाओं पर ही डटे रहेंगे। सभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौनी ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को धर्मयुद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि यह धर्मयुद्ध किसानों के हकों के लिए लड़ा जा रहा है, जबकि सरकार की मंशा भारत के किसान मजदूरों को गुलाम बनाने की है, जो किसी भी दशा में पूरी नहीं होने दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रेटर नोएडा में गुर्जरों ने फाड़े सीएम के पोस्टर, जाने नाराजगी की वजह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 सितंबर और 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। 22 सितंबर को वे मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करेंगे, लेकिन अनावरण से पहले ही ग्रेटर नोएडा में राजनीति तेज हो गई है, जहां एक तरफ गुर्जर समाज मिहिर भोज को अपना बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज भी मिहिर भोज को अपना वंशज बताने में जुट गया है। अनावरण समारोह के लिए ग्रेटर नोएडा के दादरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए थे। ये पोस्टर दादरी विधायक तेजपाल नागर ने पूरी विधानसभा में लगवाए हैं, लेकिन गुर्जर समाज के कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज क्यों नहीं लिखा गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शनिवार को गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े डाले। गुर्जर समाज से जुड़े कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए इस मुद्दे पर नाराजगी भी जताई और कहा कि पोस्टर में कहीं भी मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर नहीं लिखा गया है। ऐसे में वे इसका विरोध करते हैं और पोस्टर फाड़ने के वीडियो जारी किए गए, जिसके बाद से दादरी विधानसभा में माहौल गर्म हो चला है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे मिहिर भोज पीजी कॉलेज पहुंचेंगे और वहां पर 12 फीट ऊंची मिहिर भोज की विशालकाय मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। गुर्जर समाज सम्राट मिहिर भोज को अपना महाराजा बताते हैं और ऐसे में जब गुर्जर समाज के ही कुछ लोगों ने इस चीज का विरोध करना शुरू किया तो सभी ने चुप्पी साध रखी है। मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारियों ने वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए दादरी एसएचओ प्रदीप त्रिपाठी को मामले में जांच कर कार्रवाई के लिए आदेशित किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश की न्याय व्यवस्था पर सीजेआई एनवी रमना का बड़ा बयान, कहा अदालतों में अब भी गुलामी के दौर वाला अंग्रेजी सिस्टम जारी। जी हां दोस्तों, देश की न्याय व्यवस्था को लेकर सीजेआई एनवी रमना का बड़ा बयान दिया है। न्याय व्यवस्था में इंसाफ मिलने में देरी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने हमारी न्यायिक प्रणाली में दूसरी खामी की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की है। उनके मुताबिक हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के दौर की है और इसका भारतीयकरण करने की जरूरत है। आम लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमना ने हमारी न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण करने पर जोर दिया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश में अब भी गुलामी के दौर की न्याय व्यवस्था कायम है और ये हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। जस्टिस एनवी रमना ने कहा, हमारी न्याय व्यवस्था में आम लोगों को इंसाफ पाने में कई अड़चनें आती हैं। हमारी अदालतों की कार्यप्रणाली भारत की जटिलता के साथ मेल नहीं खाती। मौजूदा व्यवस्था औपनिवेशिक काल की है और ये हमारे लोगों के लिए सही नहीं है। हमें हमारी न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण करने की जरूरत है।
जरूरत है कि हम समाज की वास्तविकता को स्वीकार करें और न्याय व्यवस्था को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढालें। सीजेआई रमना ने अपनी चर्चा में गांव के एक परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग अंग्रेजी में होने वाली कानूनी कार्यवाही को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे में उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, गांव का कोई परिवार अपना झगड़ा सुलझाने के लिए कोर्ट में आता है तो वहां तालमेल नहीं बिठा पाता। वो कोर्ट की दलीलें नहीं समझ पाते जो ज्यादातर अंग्रेजी में होती हैं। कोर्ट की कार्यवाही इतनी जटिल होती है कि कभी कभी लोग गलत मतलब समझ लेते हैं। उन्हें कोर्ट की कार्यवाही समझने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जस्टिस रमना ने कोर्ट की कार्यवाही को पारदर्शी और जवाबदेही भरा बनाने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए जज और वकील मिलकर ऐसा माहौल तैयार करें जो आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के करीबी सुनील जाखड़ हो सकते हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम भी बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुनील जाखड़ के रूप में प्रदेश को अगला सीएम मिल सकता है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सुनील जाखड़ पूर्व सांसद और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही सोनिया गांधी की विश्वास पात्र और पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी का नाम भी सीएम पद के लिए सामने आया है। पंजाब में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार माथापच्ची जोरों पर है। सूत्रों के अनुसार सुनील जाखड़ को कांग्रेस आलाकमान पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हालांकि इस बार पार्टी राज्य में 2 डिप्टी सीएम भी रखेगी, जिसमें से एक दलित समुदाय और सिख समुदाय से होगा। पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक फिर से रविवार सुबह बुलाई गई है, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अगला सूत्र बताते हैं कि इस रेस में 2 और नाम भी आगे आए हैं। सोनिया गांधी की विश्वास पात्र और पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा, जिनको राहुल गांधी ने पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, उनका नाम भी रेस में आगे चल रहा है। सूत्रों के अनुसार जिन 2 डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है, उनमें से दलित समुदाय से डिप्टी सीएम की रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह और पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजकुमार वेरका का नाम सबसे आगे चल रहा है। दोनों में से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा डिप्टी सीएम सिख समुदाय से होगा। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी और कैप्टन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों के अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह अब जो चेहरा कांग्रेस की ओर से कल या आने वाले दिनों में पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसकी अगुवाई में अगले साल पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को बतौर मुख्यमंत्री आगे नहीं करना चाहती है। मालूम हो कि सिद्धू कुछ साल पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं और उन्हें हाल ही में पंजाब कांग्रेस का चीफ बनाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश सरकार की हाई लेवल कमेटी की बैठक में नहीं जाएंगे किसान, एसकेएम। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिंघू बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ का रास्ता खुलवाने के सरकार के प्रयासों को झटका लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कह दिया है कि वो सरकार की हाई लेवल कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। किसान नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में किसान पार्टी नहीं है, यह सरकार व अदालत के बीच का मामला है तो सरकार ही जवाब दे। किसानों ने यह फैसला शनिवार देर शाम को 32 जत्थेबंदियों की बैठक में लिया। किसानों ने कहा कि उन्होंने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि सरकार ने दिल्ली की ओर सिंघू बॉर्डर पर दीवार बनाई है। यह दीवार हटाने के लिए किसान भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी। बैठक में डॉक्टर दर्शनपाल के अलावा बलबीर राजेवाल समेत अनेक बड़े नेता मौजूद रहे। उन्होंने फैसला लिया कि वो 19 सितंबर को होने वाली सरकार की हाई लेवल कमेटी की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। यह बैठक मुरथल विवि में होनी तय है। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि वो कोर्ट के आदेशों में पार्टी नहीं है, जवाब सरकार से मांगा गया है तो सरकार ही जवाब दे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को अपनी चाल में फंसाना चाहती है, लेकिन किसान सरकार के हर षड्यंत्र को समझते हैं। किसान नेताओं ने कहा कि कोरोना काल के समय जब ऑक्सीजन सिलेंडर लाने व ले जाने में लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था, तो किसानों ने ही सरकार को कहा था कि वो दिल्ली की ओर वाली दीवार को मार्ग से हटाए तो रास्ता सुलभ हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो सरकार किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। यदि अदालत की ओर से किसानों को पार्टी बनाया जाता तो वो बैठक में जाते, लेकिन अब किसान पार्टी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जितना ही नजरअंदाज करेंगे किसान आंदोलन उतना ही मजबूत होगा, भगवंत मान का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन को धार देने के लिए राकेश टिकैत ने किया ये काम। क्या काम किया है दोस्तों, आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी की देश को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ लड़ती रहेगी कांग्रेस। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र
सरकार के अड़ियल रवैये के चलते हो रही है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में देरी, सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जातिगत जनगणना पर बिहार एनडीए में ठनी, जेडीयू ने कहा सीएम नीतीश के विशेषाधिकार पर सवाल न उठाए भाजपा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा और भाजपा तानाशाही तरीके से कानूनों को बना रही है जिसकी चर्चा संसद में ना करके एक तरीके से भागने का काम कर रही है, तो दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ।